अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं लर्न अप पाकिस्तान। वो तमाम कैंडिडेट्स जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, 23 फरवरी 2026 तक का टाइम है आपके पास, आप अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए एलिजिबल सिर्फ वही कैंडिडेट्स हैं जिनकी लिस्ट इशू की गई है और जिन्होंने अपने फिजिकल टेस्ट को जो है वो क्वालिफाई कर लिया है। तो आज का स्पेसिफिक लेक्चर हमारा पीरा एक्ट 2024 के MCQ से रिलेटेड है। अब पीरा एक्ट को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से डिस्क्रिप्टिव वे में हमने पढ़ाया हुआ है और वो लेक्चर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हैं। प्रीवियस बैच में जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के स्टूडेंट्स थे उन्होंने वहां से असिस्टेंस ली थी। आप भी उस वीडियो सीरीज को एक्सेस कर सकते हैं, उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, वो बिल्कुल फ्री है। आपने सिंपली लर्न अप पाकिस्तान के प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाना है और इस प्लेलिस्ट को जाके एक्सेस कर लेना है जिसमें पीरा एक्ट 2024 के कंप्लीट लेक्चर्स हैं। ये 13 लेक्चर्स वहां पर अपलोडेड हैं और एक कैंडिडेट डिस्क्रिप्टिव वे में अगर इनको कंप्लीट कर लेता है तो उसके लिए इसको जो है वो क्लियर करना बड़ा ही आसान है। तो आज का स्पेसिफिक वीडियो पीरा एक्ट से रिलेटेड है जिसमें हम इंपॉर्टेंट MCQs को डिस्कस करेंगे। मैं सवाल आपके साथ शेयर करूंगा, आपने अपने पास उसका आंसर मार्क करना है। बगैर वक्त ज़ाय किए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करते हुए वो तमाम कैंडिडेट्स जो EO और IO के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, EO और IO के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और किसी सिंगल रिसोर्स पर रिलाई करके MCQs परस्पेक्टिव से अपनी तैयारी करना चाहते हैं, तो वो हमारा ये प्रिपरेटरी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इस प्रिपरेटरी बैच को ज्वाइन करने के लिए सिंपली आपने इस नंबर पर एक व्हाट्सएप मैसेज कर देना है। आपको इसमें इनरोल करने का प्रोसेस और तमाम डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। वो तमाम कैंडिडेट्स जो इस वीडियो के रेफरेंस से आ रहे हैं, आप स्टूडेंट्स के लिए 60% डिस्काउंट इस कोर्स पर ऑफर किया जा रहा है। तो 60% डिस्काउंट को, इस ह्यूज डिस्काउंट को अवेल करने के बाद इस कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच ऑफिसर इज एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज हियरिंग ऑफिसर अंडर द एक्ट। अब ये MCQs इस तरह से बनाए गए हैं कि ये टेस्ट कर रहे हैं कि आपने एक्ट को एक बार डिस्क्रिप्टिवली ओवरव्यू किया है या नहीं। तो आपने अपने पास आंसर मार्क करना है और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। अगर आपने राइट आंसर के तौर पे ऑप्शन डी को सिलेक्ट किया है, बोथ B एंड C, तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। कोई भी ऑफिसर जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से हो, BS17 का हो, या प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस से हो, BS17 का हो, वो हियरिंग ऑफिसर के तौर पे अपॉइंट हो सकता है और तमाम की तमाम रिप्रेजेंटेशंस अगेंस्ट इन्फोर्समेंट ऑफिसर वो किसके पास जाती हैं? हियरिंग ऑफिसर के पास जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि व्हाट इज द प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट फॉर एन एग्रीव्ड पर्सन टू फाइल अ रिप्रेजेंटेशन बिफोर द हियरिंग ऑफिसर। अब कोई भी पर्सन इन्फोर्समेंट ऑफिसर की तरफ से एग्रीव्ड है, उसको लगता है कि उसके साथ गलत हुआ है और उसको इंसाफ चाहिए, तो वो फिर किसको अप्रोच करेगा? वो हियरिंग ऑफिसर को अप्रोच करेगा। और कितने वक्त के अंदर अप्रोच करेगा आपने उसको सेलेक्ट करना है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट आंसर को आपने अपने पास मार्क करना है। और अगर करेक्ट आंसर के तौर पे आपने ऑप्शन बी को मार्क किया है विद इन 30 डेज ऑफ द कॉज ऑफ एक्शन, तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। कॉज ऑफ एक्शन कहते हैं कि जब उसके पास एक मखसूस उसको जो है वो उसको लगता है कि उसकी इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट हुई है, उसी वक्त से उसके पास कॉज ऑफ एक्शन आ जाता है। तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर उसने हियरिंग ऑफिसर को उस हियरिंग ऑफिसर के पास एक रिप्रेजेंटेशन फाइल करनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आर रिप्रेजेंटेशन कैन बी फाइल्ड बिफोर द हियरिंग ऑफिसर अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस। अब हियरिंग ऑफिसर के पास आप जो है रिप्रेजेंटेशन किस चीज के लिए लेके जा सकते हैं? ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद आपने करेक्ट आंसर को अपने पास मार्क करना है और अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन C को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ऑप्शन C इसका दुरुस्त जवाब है। कॉन्फिस्केशंस ऑफ आर्टिकल्स, कार्ड्स और व्हीकल्स। अगर आपके कार्ड, व्हीकल या आपके जो आर्टिकल्स, गुड्स हैं, उनको कॉन्फिस्केट कर लिया जाता है, कब्जे में ले लिया जाता है, तहवील में ले लिया जाता है इन्फोर्समेंट ऑफिसर की तरफ से, तो आप उसके खिलाफ रिप्रेजेंटेशन फाइल कर सकते हैं। और रिप्रेजेंटेशन किसके पास फाइल कर सकते हैं? हियरिंग ऑफिसर के पास। अब अगर आप इस MCQs को एज अ फैक्ट प्रिपेयर कर लेते हैं तो फिर ये किसी भी एंगल से पूछा जाए आप इसको बआसानी आंसर कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, द हियरिंग ऑफिसर हैज द अथॉरिटी टू डिटरमिन वेदर द फाइन इंपोज्ड बाय एन एनफोर्समेंट ऑफिसर इज। अब हियरिंग ऑफिसर के पास मुख्तलिफ किस्म की पावर्स हैं और उसमें से एक पावर ये भी है कि इन्फोर्समेंट ऑफिसर की तरफ से जो फाइन इंपोज किया जा रहा है वो उसको देख सकते हैं और किस पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट आंसर को आपने अपने पास मार्क करना है। अगर आपने एक्ट को डिस्क्रिप्टिव वे में रीड आउट किया हुआ है तो आपको अंदाजा होगा कि हियरिंग ऑफिसर के पास ये पावर है कि वो इन्फोर्समेंट ऑफिसर की तरफ से इंपोज किए गए फाइन को देख सकते हैं कि वो रीजनेबल है,
प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स के अंदर है। रीजनेबल से मुराद है कि जिस तरह का ऑफेंस कमिट किया गया है उसके मुताबिक वो माकूल है, और इसके साथ साथ वो देख सकते हैं कि जो कानून ने लिमिट्स प्रिस्क्राइब की गई हैं क्या वो उसके मुताबिक है, उससे ज्यादा तो नहीं है। तो हियरिंग ऑफिसर के पास ये पावर्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इन द इवेंट ऑफ अ सक्सेसफुल रिप्रेजेंटेशन द हियरिंग ऑफिसर इज एम्पावर्ड टू। अब मैंने आपको बताया कि जब इन्फोर्समेंट ऑफिसर का कोई भी एक्ट होगा जिससे आप एग्रीव्ड होगे, आपको लगेगा कि आपकी इंफ्रिंजमेंट ऑफ राइट हुई है, तो आप उसके खिलाफ रिप्रेजेंटेशन हियरिंग ऑफिसर के पास फाइल कर सकते हैं। और जब हियरिंग ऑफिसर के पास आप रिप्रेजेंटेशन फाइल करेंगे और वो वहां पर आप कामयाब हो जाते हैं, तो हियरिंग ऑफिसर क्या करेगा? ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद आपने करेक्ट आंसर को अपने पास मार्क करना है, और अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन सी को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। वो इन्फोर्समेंट ऑफिसर की तरफ से जो फाइन इंपोज किया गया होगा उसको रिफंड कर देगा आपको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड अ मिटिगेटिंग और एग्रीवेटिंग फैक्टर रिलेटेड टू द ऑफेंडर्स हिस्ट्री। अब जब भी एक रिप्रेजेंटेशन फाइल की जाती है तो हियरिंग ऑफिसर कुछ चीज़ों को देखता है, और वो ये देखता है कि अगर एक मखसूस इंसान जिसने रिप्रेजेंटेशन फाइल की है वो एक मखसूस काम के अंदर इन्वॉल्व है, तो वो उस फैक्टर को एक एग्रीवेटिंग फैक्टर, मिटिगेटिंग फैक्टर के तौर पे देखता है और उससे उसका फाइन इंक्रीज कर सकता है। तो वो एग्रीवेटिंग और जो मिटिगेटिंग फैक्टर है वो क्या है? ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन डी को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अगर वो ऑफेंडर एक ऐसा ऑफेंडर है जो हैबिचुअल है, बार बार एक ही किस्म का जुर्म जो है वो कर रहा है, तो उसका फाइन इंक्रीज किया जा सकता है। और हैबिचुअल ऑफेंडर जो है ये एक ऐसा फैक्टर है जो मिटिगेटिंग है और एग्रीवेटिंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीमिसेस इज एक्सप्लिसिटली एक्सक्लूडेड फ्रॉम बीइंग डिक्लेयर्ड एज अ एनफोर्समेंट स्टेशन। अब गवर्नमेंट ने हर तहसील के अंदर, सब डिवीजन के अंदर इन्फोर्समेंट स्टेशंस कायम करने हैं। जब वो इन्फोर्समेंट स्टेशंस कायम करेंगे तो कौन सी प्लेसेस हैं जो एक्सक्लूडेड हैं, एक्सप्रेसली कानून ने मना की हैं कि ये इन्फोर्समेंट स्टेशंस नहीं बन सकते? ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट आंसर आपने अपने पास मार्क करना है, और अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन बी को मार्क किया है आप पुलिस स्टेशन, तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इन्फोर्समेंट स्टेशन के तौर पे पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग डिक्लेयर नहीं की जा सकती, यानी कि किसी भी पुलिस स्टेशन को इन्फोर्समेंट स्टेशन नहीं डिक्लेयर किया जा सकता। अब अगर आप चाह रहे हैं कि इसी तरह का प्रिपरेटरी मटेरियल आपको मिले, आप कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से प्रिपेयर करें और कम वक्त में प्रिपेयर करें, तो आप हमारा प्रिपरेटरी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। स्टूडेंट कम्युनिटी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उस लिंक के थ्रू आप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप इस नंबर पर सिंपली एक व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, आपको कम्युनिटी में ऐड कर दिया जाएगा, और इसके साथ साथ आप उस कोर्स का हिस्सा भी बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि हु डिटरमिन्स द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ एनफोर्समेंट स्टेशन। अब जो एनफोर्समेंट स्टेशन है उसने किस हुदूद में काम करना है, उसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जो है वो किसने डिटरमिन करनी है? ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद आपने करेक्ट आंसर को अपने पास मार्क करना है, और अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन बी को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। गवर्नमेंट ने जो है उसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन को स्पेसिफाई करना है कि किस टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर एक एनफोर्समेंट स्टेशन जो है वो काम करेगा। उसके बाद व्हाट इज द मिनिमम बेसिक स्केल रैंक रिक्वायर्ड फॉर अ सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर। तो एसडीईओ का मिनिमम जो स्केल है वो कौन सा होगा? ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन सी को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब यहां वर्ड यूज किया गया है कि BS 16 से कम का कोई भी ऑफिसर इसमें सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर के तौर पे अपॉइंट नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो BS 17 के एम्प्लॉय को भी वो एसडीईओ के तौर पे फराइज सरंजाम देने के लिए अपॉइंट कर सकती है, या BS 16 का कोई भी ऑफिसर अपॉइंट किया जा सकता है, लेकिन BS 16 के स्केल से कम कोई ऑफिसर एसडीईओ के तौर पे काम नहीं करेगा। इसी तरीके से आपको पता है कि जो ईओ है इन्फोर्समेंट ऑफिसर, उसका जो स्केल है बेसिक पे स्केल वो जो है वो BS 14 का है, और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है उसका BS 11 का है, सार्जेंट जो है उसका BS 7 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि विच ऑफिसर इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉर्ड कीपिंग एट द इन्फोर्समेंट स्टेशन। अब आप देखें कि एक इन्फोर्समेंट स्टेशन
स्टेशन जो है उसका हेड कौन है? उसका हेड होता है SDEO, जो उसको मैनेज कर रहा होता है। अब उसी की जिम्मेदारी है कि वहां पर रिकॉर्ड कीपिंग को वो मेंटेन करवाए। तो कौन सा ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल होगा इन्फोर्समेंट स्टेशन में रिकॉर्ड कीपिंग के हवाले से? ऑप्शन ए जो है सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द SDEO रिगार्डिंग द इन्फोर्समेंट स्टेशन। तो ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद आपने करेक्ट आंसर को अपने पास मार्क करना है, और अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन बी को मार्क किया है तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। टू एक्ट एज द इंचार्ज ऑफ द स्टेशन, तो SDEO जो है वो इन्फोर्समेंट स्टेशन का इंचार्ज होता है। सबसे पहले हमने ये देखा, उसके बाद हमने ये भी देखा कि वहां पर रिकॉर्ड कीपिंग के हवाले से जो ड्यूटीज हैं वो किसके पास हैं? SDEO के पास हैं। SDEO कम से कम 16वें स्केल या उससे ज्यादा का मुलाजिम होगा, गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट किया जाएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि विच लीगल एक्शन इज द SDEO स्पेसिफिकली ऑथोराइज्ड टू टेक अंडर द कोड। अब इस कानून के ताबे, पीरा एक्ट 2024 के ताबे SDEO का प्राइमरी फंक्शन, स्पेसिफिक फंक्शन कौन सा है? ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन डी को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। FIRs को रजिस्टर करने की पावर जो है वो SDEO के पास है। जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर है वो रिटन में एक कंप्लेन जो है SDEO के पास लेके आता है कि इस ऑफेंडर के खिलाफ, इस पर्सन के खिलाफ इन ऑफेंसेस के अकॉर्डिंग आप FIR रजिस्टर करें। तो FIR को रजिस्टर करना और इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट करना ये SDEO की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये उसकी जो है वो अथॉरिटी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, द SDEO इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ विच ऑफिशियल्स। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन सी को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अगर आप इसकी हियरार्की को समझते हैं तो बड़े ही आसानी से आप जो है वो इसको देख सकते हैं कि अप्रेजल उसने बेसिकली जो है तमाम के तमाम जो मुलाजमीन उसके ताबे हैं उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना है, उस पर नजर रखनी है, उसकी तशखीस करनी है। तो ऑप्शन सी जो है इन्फोर्समेंट ऑफिसर, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और जो है वो सार्जेंट्स, इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि व्हाट इज द SDEO's ड्यूटी रिगार्डिंग ऑर्डर्स इशूड बाय द हियरिंग ऑफिसर। अब हियरिंग ऑफिसर, क्योंकि हमने देखा कि BS 17 का एक एम्प्लॉय होता है जो कि पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से या प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस से हो सकता है, और SDEO जो है ये BS 16 का एक मुलाजिम है। इसका मतलब ये हियरार्की में इसके नीचे है, तो इसकी तरफ से जितने भी ऑर्डर्स होंगे वो क्या की जाएगी, तो जो हुक्म है उसकी जी हुजूरी की जाएगी, उसको ओबे किया जाएगा। ऑप्शन सी जो है इसका दुरुस्त जवाब है कि उन ऑर्डर्स को ओबे करना है और उनको प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूट करना है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द SDEO। अब SDEO की एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से बात की जाए तो इसने क्या करना है? ऑप्शन बी, ऑप्शंस में से ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है कि इन्फोर्समेंट स्टेशन में डिसिप्लिन को मेंटेन करना, उसको इंश्योर करना भी SDEO की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्वेश्चन नंबर 16 आप देख सकते हैं, टू whom must the SDEO सबमिट रिपोर्ट्स रिगार्डिंग द इन्फोर्समेंट एक्टिविटीज। तो मुख्तलिफ किस्म की जो इन्फोर्समेंट एक्टिविटीज हुई हैं, जो FIRs उसने रजिस्टर की हैं, जो इन्वेस्टिगेशंस उसने कंडक्ट की हैं, जो ऑर्डर्स उसको मिले हैं हियरिंग ऑफिसर की तरफ से, तो वो बेसिकली अपनी रिपोर्ट्स किस किस को सबमिट करेगा, किस अथॉरिटी को डायरेक्टली उसने सबमिट करनी है। तो ऑप्शंस में से इसका सूटेबल ऑप्शन बनता है ऑप्शन सी, मैजिस्ट्रेट को और हियरिंग ऑफिसर को इसने अपनी रिपोर्ट्स सबमिट करनी है। उसके बाद द SDEO हैज द पावर टू रिकवर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो SDEO के पास किस चीज को जो है वो रिकवर करने की पावर्स हैं। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन बी को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इन्फोर्समेंट कॉस्ट और पेनल्टीज को रिकवर करने के हवाले से जो भी पावर्स हैं वो SDEO के पास हैं। उसके बाद कैन एन SDEO परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ एन इन्फोर्समेंट ऑफिसर। अब अगर आपने डिस्क्रिप्टिव लॉ को पढ़ा हुआ है तो बड़े ही आसानी से आप इसको आंसर कर सकते हैं कि किसी भी इलाके में स्पेसिफिकली या इन होल जो है किसी भी SDEO को एम्पावर किया जा सकता है कि वो इन्फोर्समेंट ऑफिसर की ड्यूटीज को परफॉर्म करे। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो ऑप्शन डी है, यस, इफ स्पेसिफिकली एम्पावर्ड बाय द अथॉरिटी। तो अथॉरिटी की तरफ से एक मखसूस जो है नोटिफिकेशन के थ्रू इसको एम्पावर किया जाएगा कि किसी मखसूस इलाके में या उस इन्फोर्समेंट ऑफिसर की पूरी जुरिस्डिक्शन में SDEO एक इन्फोर्समेंट ऑफिसर के तौर पर अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर
सकता है। उसके बाद व्हाट इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर एन एनफोर्समेंट ऑफिसर टू सर्च अ प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब जब आप प्राइवेट प्रॉपर्टी को सर्च करते हैं तो उसके हवाले से प्रोविजंस डिफरेंट होती हैं, जब आप पब्लिक प्रॉपर्टी को सर्च आउट करते हैं तो उसकी जो प्रोविजंस हैं डिफरेंट होती हैं। तो इन्फोर्समेंट ऑफिसर के हवाले से, ईओ के हवाले से बात की जा रही है कि कौन सी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है जब आप किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी को सर्च आउट करेंगे। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन बी को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपको मजिस्ट्रेट की तरफ से एक वारंट चाहिए जब भी आप किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी को सर्च आउट करना चाहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि व्हेन एन एनफोर्समेंट ऑफिसर सीजेस एन आइटम और प्रॉपर्टी दे मस्ट प्रोवाइड द ऑफेंडर विद। जब भी इन्फोर्समेंट ऑफिसर किसी प्रॉपर्टी को या किसी आइटम को, किसी आर्टिकल को सीज करेगा, कॉन्फिस्केट करेगा, तो वो ऑफेंडर को, जिसने वो जुर्म किया होगा, उसको क्या चीज प्रोवाइड करेगा। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन सी को मार्क किया है, प्रेस्क्राइब्ड रिसिप्ट, तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब ये वो क्वेश्चंस थे जो हमने पीरा एक्ट के हवाले से डिस्कस किए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो लर्न अप पाकिस्तान को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप इस कम्युनिटी को पे बैक करना चाहते हैं तो इन लेक्चर्स को उन तमाम ग्रुप्स में, उन तमाम स्टूडेंट्स के साथ जरूर शेयर कीजिए जो ईओ और आईओ को प्रिपेयर कर रहे हैं, ताकि वो भी इन लेक्चर्स से, इस प्रिपरेटरी मटेरियल से मुस्तफीद हो सकें। मैं उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे और मेरी टीम को जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।